अगर कोई सांसद अपने सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है उसकी बैठकों से, तो उसकी सदस्यता जो होती है उस सदन से समाप्त हो जाती है। अर्थशास्त्र के इतिहास में सबसे बड़ी मंदी 1930 की मंदी को माना गया है, जिसे महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और उस महामंदी से निकलने का जो रास्ता सुझाने वाले अर्थशास्त्री थे उनका नाम था खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है जिसमें यह दिखाई देता है कि कोई एक देश जो है वो अपने देश के अंदर विभिन्न देशों के व्यापारियों या उद्योगपतियों को आने की अनुमति देता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों को निकाला था। और इस थ्योरी में ही उन्होंने बताया था कि कैसे जो है भारत का जो वेल्थ है, धन है, पैसा है, वो बह करके इंग्लैंड जा रहा है, कैसे इंग्लैंड के लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। ये भी एक प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार की मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारी संस्था जो है विगत कई वर्षों से रेलवे और जितने भी इस तरह के एक दिवसीय एग्जाम है उनके लिए तैयारी करा रही है। और इस संस्था में हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो इस वर्ष नई भर्तियां आने वाली हैं, चाहे एसएससी की आने वाली हो, चाहे रेलवे की आने वाली हो, उनके भी नए बैच हमारी संस्था में बनाए जा रहे हैं, लगातार वो बनते जा रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को इनकी तैयारी करना है वो इसकी जानकारी संस्था में आकर के ले सकते हैं। तो जितना जल्दी हो आप इनको पता कर लें और क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आज कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय होम। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा दिया है संसद और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, तीसरा दिया है लोकसभा के सदस्यों द्वारा और चौथा दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर इस पर प्रश्न आता रहता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, कौन से वो लोग हैं जो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संसद में जो 2 सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही तरह के सदस्य जो है निर्वाचन में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अर्थात इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था। तो भारत का आजादी के बाद का पहला बजट कब पेश किया गया, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1947, 2 जनवरी 1948, 28 फरवरी 1948 और 26 नवंबर 1947। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1947 को आजादी के बाद भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी माना जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिससे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील और चौथा दिया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप सभी को याद रखना होगा कि एक पद है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी माना जाता है और इसे ही सबसे बड़ा वकील भारत सरकार का कहा जाता है। और इसका काम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का विवाद जो न्यायालयों में जाता है उस विवाद में भारत सरकार की तरफ से प्रस्तुत होने का अधिकार इसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी को होता है। इसके बाद बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक, जिसको आप मनी बिल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ये है कि यहाँ पर बात करें तो प्रश्न ये पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की बात की गई। तो पहले हम अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 110, 109, 115, 113। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 110, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर बात करें धन विधेयक क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए कि धन विधेयक जो होता है भारत सरकार के
करों से जुड़ा हुआ विधेयक होता है। भारत सरकार को करों में किसी भी तरह का परिवर्तन करना होता है, टैक्सेस में किसी भी तरह का चेंजेस करना होता है, उसके लिए भारत सरकार जो एक तरह का विधेयक प्रस्तुत करती है, उस विधेयक को कहा जाता है क्या? धन विधेयक। तो भारत सरकार द्वारा करों से संबंधित या करों में परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धन विधेयक। यहाँ पर कुछ वैसे तो धन विधेयक से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रश्न भी आता है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है कि इस बात का फैसला कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक कहलाएगा या नहीं, या धन विधेयक के जो प्रावधान होते हैं उनके अनुरूप है या नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो है लोकसभा का अध्यक्ष। इस प्रश्न के इस उत्तर के साथ साथ आपने जो मैंने बात बोला उसको भी ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक कहलाएगा या नहीं, इस बात का निर्णय जो होता है लोकसभा के स्तर पर, यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर लोकसभा का अध्यक्ष करता हुआ दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य खाली स्थान दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली करने की घोषणा कर सकता है। 4 ऑप्शन है, 60, 15, 45 और 30 दिन, यानी कि 60 दिन, 15 दिन, 45 दिन या 30 दिन। प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष या सभापति को बिना सूचित किए हुए अपने सदन से अनुपस्थित है तो कितने दिन तक वो अनुपस्थित रह सकता है, और उसके बाद अगर वो उसके बाद भी अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लगातार 60 दिन तक। अगर कोई सांसद अपने सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है उसकी बैठकों से, तो उसकी सदस्यता जो होती है उस सदन से समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 दिनों तक। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर आ चुका है, कई बार आया है प्रश्न कि अगर कोई सांसद, और ये बात जो है राज्यों के स्तर पर भी लागू होती है, विधायकों के स्तर पर भी लागू होती है कि अगर कोई सांसद या विधायक, दोनों ही स्तर पर मैं इसकी बात कर लेता हूं आपसे, कि यदि कोई सांसद या विधायक जो है लगातार 60 दिनों तक अपने सदन की कार्यवाहियों की या बैठकों से अनुपस्थित है वो, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर उसने बिना सूचना दिए ये काम किया है। सूचना देकर के कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, लेकिन बिना सूचित किए हुए ही अगर वो गायब है, अनुपस्थित है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कितने दिन के अवधि तक अनुपस्थित है? तो 60 दिन। और यहाँ पर बात है बैठकों से। आप सभी को पता है कि संसद या विधानमंडल जो भी हैं उनकी जो बैठकें होती हैं उसमें सत्र या बैठक बुलाई जाती है तो उसमें मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। इसमें आपको बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इस तरह के अलग अलग सत्र दिखाई देते हैं। इन 3 सत्रों की जो कार्य अवधि होगी उस दौरान उस जो है अगर व्यक्ति अनुपस्थित है तो उसे काउंट किया जाता है। बीच में अगर कोई अवकाश का समय है उसे इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 दिनों तक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ बनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये एक फैक्चुअल प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, 89, 1931, 1889, 1931, 1886, 1900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1889। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि ये जो 4 विद्रोह आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 विद्रोह में से वो कौन सा विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था? ध्यान रखेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे कि कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। तो अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह नहीं किया गया, वही जो पूछा गया है। पहला पूछा गया है, आप पहला 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में पहला है फकीर और सन्यासी विद्रोह, ये अंग्रेजों के खिलाफ था। दूसरा है इंडिगो विद्रोह, जिसे आप नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ था। संथाल विद्रोह, जो कि संथाल जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था, ये भी अंग्रेजों के ही विरुद्ध था। नक्सलवाड़ी विद्रोह, जो कि एक जहां से भारत में नक्सलवाद का जन्म हुआ, ये अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, ये भारत सरकार के खिलाफ जो है आजादी के बाद शुरू हुआ एक तरह का विद्रोह माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, नक्सलवाड़ी विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली थी? 4 ऑप्शन है, 1960, 1963, 61 या 62। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1961। आप सभी को याद रखना होगा कि भारत में आधुनिक काल में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय देश माना जाता है पुर्तगाल, और एक तरह से सबसे आखिरी में भारत को आजाद करके जाने वाला देश भी पुर्तगाल ही हमें दिखाई देता है। तो पुर्तगाल से भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 1961 में, और इसी पुर्तगाल से 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ था। तो 19 दिसंबर 1961 की जो तिथि है, उस तिथि को ही गोवा को आजादी मिली थी, किससे? पुर्तगालियों से। तो ये आपके लिए वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार करने वाला, इस मॉडर्न नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है, उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ली कार्बूजे, दूसरा ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस, तीसरा है एंड्रू पॉल, चौथा दिया है जॉर्ज बेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर एडविन लुटियंस। तो सर एडविन लुटियंस जो है वो उन्हें माना जाता है क्या, आधुनिक दिल्ली शहर का निर्माता या उस शहर का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति। इन्होंने ही नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार किया, साथ ही साथ वहां पर जो इंडिया गेट है उसका भी डिजाइन तैयार किया, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन और जो पूर्व संसद थी उसका भी डिजाइन इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बादशाह खान के रूप में कौन जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल वली खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है कई नामों से प्रसिद्ध है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है या कौन से अर्थशास्त्री ने ये पुस्तक को लिखा है। 4 ऑप्शन है। पहला विंसेंट क्रॉफर्ड, सेकंड ऑप्शन है एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स, चौथा ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और आप सभी को मालूम है कि इन्होंने एक प्रसिद्ध कीनियन थ्योरी दी है जिसके बाद ही 1930 में आई विश्व की महामंदी को समाप्त किया जा सका था। तो विश्व की महामंदी जो कि आज तक 1930 में आई गई मानी है, आज तक के इतिहास में, अर्थशास्त्र के इतिहास में सबसे बड़ी मंदी 1930 की मंदी को माना गया है, जिसे महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और उस महामंदी से निकलने का जो रास्ता सुझाने वाले अर्थशास्त्री थे उनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, और इसके लिए उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे कहा जाता है कीनियन थ्योरी। तो ये ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का भी उत्तर और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया वो भी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ओपन इकोनॉमी की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी होती क्या है। तो खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है जिसमें यह दिखाई देता है कि कोई एक देश जो है वो अपने देश के अंदर विभिन्न देशों के व्यापारियों या उद्योगपतियों को आने की अनुमति देता है। यानी कि ऐसा समझिए इसको कि ऐसा कोई देश या ऐसी कोई अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और ये पूछा गया है कि इन 4 विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जो है वो खुली अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देती। तो पहला ऑप्शन दिया है बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रतिबंध, दूसरा है उद्योगों का लाइसेंस रद्द करना, तीसरा है विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, चौथा है प्रौद्योगिकी आयात की स्वतंत्रता। पहला दिया है जो बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रतिबंध, यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है कि क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ओपन इकोनॉमी जो होती है उसमें हर तरह के उद्योगों को आने की अनुमति होती है, वहां पर किसी भी तरह के किसी भी उद्योग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बाकी ओपन इकोनॉमी में ये सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं कि जैसी कोई कंट्री ओपन इकोनॉमी में जाती है तो वो उद्योगों का जो लाइसेंसीकरण करने का पद्धति होता है उसको समाप्त कर देती है, उसको उस प्रक्रिया को खत्म कर देती है। पहले ऐसे देशों में जो पहले ओपन इकोनॉमी नहीं होते हैं वहां पर पहले लोग उद्योगों को लाइसेंस दिया जाता था, लाइसेंस के आधार पर ही लोग उद्योग खोल सकते थे। लेकिन ये चीजें जब ओपन इकोनॉमी का रूप ले लेती हैं अर्थव्यवस्थाएं तो फिर ये लाइसेंस देने का जो प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाने लगता है। तो ये होता है ओपन इकोनॉमी में दिखाई देता है कि लाइसेंस वाली व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया है विदेशी निवेश की स्वतंत्रता। ओपन इकोनॉमी वाले देशों में विदेशी निवेश जो है वो दिखाई देता है, मतलब वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चौथा दिया है प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता। ओपन इकोनॉमी में ये भी दिखाई देता है कि वहां पर देश के अंदर व्यापार करने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को विदेशी टेक्नोलॉजी को भी आयात करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये तीनों विशेषताएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि बड़े उद्योगों पर प्रतिबंध हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन के बारे में पूछा है और ये पूछा गया कि ये सियाचिन नामक जो क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ी, दूसरा है अक्साई चिन्ह, तीसरा है काराकोरम पर्वतमाला, चौथा है जम्मू क्षेत्र। तो याद रखेंगे सियाचिन जो है वो आपका काराकोरम में दिखाई देता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो काराकोरम श्रृंखला है उसके अंतर्गत दिखाई देता है। और ये सियाचिन आप सभी ने सुना होगा कि सियाचिन एक ग्लेशियर है और ये जगह जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है। तो ये ग्लेशियर है, साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हमने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो एक महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में पूछा गया है, पास के बारे में पूछा गया है और ये पूछा गया है कि वो कौन सा दर्रा है जो
मुंबई शहर को पुणे शहर से जोड़ता है। तो 4 ऑप्शन में पहला है ताम्हिनी घाट दर्रा, दूसरा है अंबा घाट दर्रा, तीसरा है भोर घाट दर्रा, चौथा है असीरगढ़ किला दर्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भोर घाट दर्रा, अर्थात ऑप्शन सी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो पश्चिमी घाट दर्रा, ये जो भोर घाट दर्रा है वो पश्चिमी घाट में दिखाई देता है, यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने वाला व्यक्ति कौन है, इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा है पीसी महालनोबिस, तीसरा है वीके आर वी राव और चौथा है विलियम डेग्बे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों को निकाला था। और इन्होंने ही एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत के किए जा रहे शोषण के बारे में चर्चा की थी, और उस किताब में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अपनी प्रसिद्ध थ्योरी भी दी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और उस किताब का जो नाम दिखाई देता है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे उन्होंने लिखा था, उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी किताब में उन्होंने अपना एक फेमस थ्योरी दिया था जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इस थ्योरी में ही उन्होंने बताया था कि कैसे जो है भारत का जो वेल्थ है, धन है, पैसा है, वो बह करके इंग्लैंड जा रहा है, कैसे इंग्लैंड के लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई थी और इसी किताब में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का भी आकलन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना के समय से 1 वर्ष पहले ही निलंबित कर दिया था? तो 4 ऑप्शन है, पहला, 7वां, चौथा या 5वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5वां। तो जो आपको पता होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल हमको दिखाई देता है 1974 से 1979 तक, 1979 तक। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल हमको 1974 से 1979 तक दिखाई देता है, उसे इसी बीच चुन करके आई हुई जनता पार्टी की सरकार, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, उसने उसके कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसार मनाया जाता है? तो ये कल्चर से, संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पूछा गया है कि लोसार नाम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा एंड कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात क्या है? CRR का मतलब क्या होता है? CRR जैसे आप कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। उसका सामान्य अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है वह हिस्सा जो बैंकों को ग्राहकों को ऋण देने से पहले बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन बी है बैंक में ग्राहक द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम शेष। सी है वह हिस्सा जो बैंक बाजार में निवेश कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है जमा की न्यूनतम राशि जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास आरक्षित रूप में रखनी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कि CRR जिसे कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जाना जाता है, वह एक प्रकार की धनराशि है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से, सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों को, चाहे वो निजी हो चाहे वो सार्वजनिक हो, सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास अनिवार्य रूप से रखनी ही पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो CRR है ये एक तरह से RBI का मौद्रिक नीति को, भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का तरीका है। तो भारत सरकार की जो मौद्रिक नीति होती है उसे RBI निर्धारित करती है। ये भी एक प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार की मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत सरकार की मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI के द्वारा किया जाता है। और इस मौद्रिक नीति के माध्यम से ही RBI जो है अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैसे की मात्रा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ये सारे अधिकार RBI के पास हैं। जब भी अर्थव्यवस्था में महंगाई या मंदी की स्थिति आती है तो RBI जो है इन चीजों को, मतलब पैसे की मात्रा को बढ़ाता या घटाता हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके अंतर्गत RBI के पास कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं कि वो कैसे पैसे की मात्रा को घटाता है या बढ़ाता है, उस पर आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि उसी में से एक टूल होता है, मतलब पैसे की मात्रा को घटाने या बढ़ाने का ही एक माध्यम होता है RBI के पास, CRR। और ये CRR क्या है वही यहाँ पे पूछा गया है। तो CRR का अर्थ मैंने बताया कि वह धनराशि जो वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से RBI के पास जमा करना पड़ता है उसे ही CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है? पहला, चौथा, दूसरा या 5वां? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पहला।
गुड़ी पड़वा आपको पता ही है कि महाराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू कैलेंडर में चैत्र जो है प्रथम माह माना जाता है, और इसी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र, और उस चैत्र का पहला दिन ही महाराष्ट्र के एरिया में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा के रूप में। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो उत्सव मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये साजो नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।